everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I am starting with a new topic, that is rule of strict liability और नो फॉल्ट लाइबिलिटी। हमारे पास दो तरीके के दो केसेस हैं जहाँ पर हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहें और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोलूट लाइबिलिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, ये केसेस जो है, ये जो रूल है, ये कहाँ पर अप्लाई कर होता है? वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर ए पर्सन जो है उसने कोई लापरवाही नहीं की, ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट, उससे इंजरी हुई है बट वो नेग्लिजेंट नहीं था, उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी उस इंजरी को कॉज करने की। इनफैक्ट उसने एफर्ट्स किए थे कि ताकि वो इंजरी ना हो। ठीक है, और फिर भी इंजरी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में दो रूल्स हैं जो कि लेट डाउन होते हैं। पहला है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस का, जो 1868 का केस है, और दूसरा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेट इज़ 1987 का केस है। पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की कि वो क्या कहता है। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज़ नोन एज रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस जो है उसको रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, या आप उसको रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन द रूल्स रिकॉग्नाइजिंग नो फॉल्ट लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी recognized was strict liability, that is even if the defendant was not negligent he could still be made liable under the rule। ठीक है, इसमें जो केस है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है, इसमें क्या है कि इसने एक डिफेंडेंट जो है वो फ्लेचर जो है उसने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराया। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से इसने रिजर्वायर बनवाने का क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा। जब ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिजर्वायर को बना रहा था तो उसे ये पता चला कि नीचे जो है वो कुछ शाफ्ट्स हैं, ठीक है, जो बहुत पुरानी है, जो कि क्या कहते हैं यूज़ नहीं की जाती हैं, लेकिन नीचे नीचे कुछ शाफ्ट्स जो है वो बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने जो है फ्लेचर को नहीं बताया कि इस तरीके से आपकी जो ज़मीन है उसके नीचे इस तरीके से शाफ्ट जो है वो दबी हुई हैं। तो जब रिजर्वायर का क्या हुआ, जो रिजर्वायर था उसका जो पानी है उन शाफ्ट में से होता हुआ ओवरफ्लो होता हुआ वो रायलैंड की जगह में चला गया, जो माइन थी रायलैंड की वहाँ पर चला गया, और वहाँ पे जो माइन थी उसमें कोल माइन में कोल ख़राब कर दिया, उसने पानी भर गया। और जो ये जैसे रिजर्वायर को ये भरा गया, तो इस रिजर्वायर से जो वो शाफ्ट था वो बर्स्ट हो गया, और उसका जो पानी था वो सारा रायलैंड की जो माइन थी, कोल माइन थी, उसमें चला गया, जिसकी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ। अब जब डिफेंडेंट जो था, कौन था डिफेंडेंट? आपका फ्लेचर डिफेंडेंट था। उसको नेग्लिजेंट नहीं था, उसे पता ही नहीं था, उसको नॉलेज ही नहीं थी इसके बात की कि भाई मेरे नीचे यहाँ पे ओल्ड शाफ्ट्स हैं। ठीक है, वो कोई नेग्लिजेंट नहीं था, उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को वो दिया था। तो द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी, बट स्टिल जो इसमें जस्टिस ब्लैकबर्न थे, स्टिल उन्होंने रूल लेट डाउन करा। उन्होंने क्या रूल लेट डाउन करा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने ब्लैकबर्न ने क्या रूल लेट डाउन करा? उन्होंने ये कहा, इफ़ एनी पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पसेस, अपने लिए, ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड, अपनी ही ज़मीन पर, कीप्स देयर एनीथिंग लाइकली टू डू मिस्चीफ, इफ़ इट escape must keep it at his peril, and if it does not do so is prima facie answerable for all the damages which is the natural consequence of its escape। अगर एक व्यक्ति जो है अपनी ही ज़मीन पर ऐसी कोई चीज़ रखता है जो कि एस्केप अगर हो जाए, यानी कि उसकी जगह से दूसरी जगह पर चली जाए, तो डैमेज हो सकता है, तो यहाँ पर वो जो है अपने जो कंसिक्वेंस है उससे नहीं बच सकता। तो यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करने के लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। कोई some dangerous thing must have been brought by a person on his land, यानी कि लैंड के ऊपर ऐसी कोई डेंजरस चीज़ होनी चाहिए जो कि लाई गई हो, जो कि एस्केप कर सकती हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एस्केप कर सकती हो, वो आपकी ज़मीन से जा सकती है। एंड इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड इन द सेंस कि आपने ऐसा कोई अपनी लैंड को इस प्रकार से इस्तेमाल किया है जो नॉर्मली उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो जस्टिस ब्लैकबर्न थे, उन्होंने फ्लेचर को जो है लाइबल ठहराया। उन्होंने ये कहा, आप इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको नॉलेज थी या नहीं थी,
और आपको इस नॉलेज थी या नहीं थी, आपने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस रिजर्वायर को बनाने का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ज़मीन के ऊपर ऐसी आपने कोई चीज़ बनाई है जो कि अगर एस्केप कर जाती है तो दूसरे का नुकसान कर सकती है, तो ऐसे में जो है वो आपको उसके लिए आप लायबल होंगे। ठीक है, तो आपका जो इसके रिगार्डिंग जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, इसके सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं, एक्सेप्शंस हैं। यहाँ कि हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, भाई इस तरीके से रूल फॉलो किया जाता है, लेकिन ये रूल फॉलो कब नहीं हो सकता या हम उसका डिफेंस कब ले सकते हैं, जब प्लेंटिफ की खुद की गलती हो, प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट। अगर खुद की प्लेंटिफ की गलती हो, सपोज़ रायलैंड की खुद की गलती हो, ठीक है, तो जो है वो क्या कहते हैं, रूल अप्लाई नहीं होता। पोंटिंग वर्सेस नॉक्स का केस है। द प्लेंटिफ वाज इंट्रूडेड इनटू अ डिफेंडेंट्स लैंड एंड डाइड आफ्टर हैविंग निबलिंग द लीव्स। अब डिफेंडेंट के लैंड पर आप खुद ही चले गए और वहाँ पर उस पेड़ के पत्ते जो हैं आपके घोड़े ने खा लिए हैं और उससे वो मर गया है, तो वहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं हो सकता। राइट। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड आपको भी पता है, कोई बाढ़ आ गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से जो एक्ट ऑफ जो नेचुरल ट्रेजेडी है, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं डिफेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केस है आपका, द डिफेंडेंट क्रिएटेड आर्टिफिशियल लेक, कुछ आर्टिफिशियल लेक्स उसने क्रिएट करी थी, लेकिन उस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी बारिश की वजह से जो है वो जो पानी था वो स्ट्रीम से निकलकर प्लेंटिफ के जगह पर चला गया। तो वहाँ पर क्या कहते हैं प्लेंटिफ जगह पर चला गया। प्लेंटिफ इसके लिए लेकर आया कि अगर इसने ये यहाँ पर वो नहीं बनाई होती, आर्टिफिशियल लेक्स नहीं बनाई होती, तो बारिश से होने वाला जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर उसकी जगह पर नहीं जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर उसको एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल से भी आप अगर थोड़ी एक लिमिट भी एक्सटेंड करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसको एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत उसने डिफेंस लिया। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर आपने डिफेंडेंट ने जो है कंसेंट ले रखी है प्लेंटिफ से कुछ चीज़ करने की, और ऐसे में सपोज एडजॉइनिंग यानी कि दो जो खेत हैं वो जुड़े हुए हैं, और एक ने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से क्या कहते हैं परमिशन ले रखी है, तो ऐसे में कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दे रखी है, तो ऐसे में अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इफ द हार्म हैज़ बीन कॉज ड्यू टू द एक्ट ऑफ stranger who is neither the defendant's servant nor the defendant's agent, the defendant will not be liable। अब इसने और इसके बीच में जो डिफेंडेंट है उसने कोई एक्ट करा है, चीज़ की है, यानी कि सपोज़ फॉर एग्जांपल ये प्लॉट ऑफ लैंड है, इसका इस्तेमाल करा है, कोई तीसरा बंदा आकर ऐसा कुछ एक्ट करता है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जाएगा अगर उसका कोई भी रोल नहीं है तो। ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एन एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूट इज़ अ डिफरेंट टू एन एक्शन ऑफ फॉर टॉट। अगर फॉर एग्जांपल जैसे नहर जो है, नहर आपको भी पता है कि नहर बनाई थी सरकार ने, अगर वो जो नहर बनाई गई है और उस टाइम पे नहर को बनाते हुए अगर कोई भी क्या कहते हैं जो उसको जैसे सपोज़ चला के देखा, उन्होंने नहर बना दी, ठीक है, अब उन्होंने पानी छोड़ कर देखा, पानी छोड़ते हुए एकदम से क्या हुआ कि वो नहर टूट गई, और टूट के क्या कहते हैं उसमें आ गई, तो वहाँ पर जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का जो है डिफेंस ले सकता है आपका वो पद, बशर्ते आपका जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो ये क्या कहते हैं ये कार्य किया गया था वो पूरी सावधानी को बरतते हुए किया गया था, उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तभी वो उसे डिफेंस मिल सकता है, वरना उनको मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, ये जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है बेसिकली वहाँ पर है जहाँ पर आपका कोई नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या कहते हैं लायबल ठहराया जाता है। एक केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया, प्लेंटिफ का कंसेंट होना चाहिए, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है ये वो, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो रूल फॉलो होता है वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में है। इस केस में जस्टिस ब्लैकबर्न, ये एक क्या कहते हैं आपका
जो MCQs नहीं आते हैं उसमें पूछते हैं कि ड्राईलैंड वर्सेस फ्लेचर में कौन जस्टिस थे, तो जस्टिस ब्लैकबर्न, और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस भगवती आपके वो थे। इन्होंने ये कहा कि हम इंग्लैंड की तरह रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद एक्सेप्शंस नहीं फॉलो करेंगे, हम अपना एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जहाँ पर कोई एक्सेप्शंस नहीं होंगे। इस श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र के केस में क्या हुआ, ये जो केस है ये श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र के केस से भी जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो फर्टिलाइज़र की जो वो थी उसमें ओलियम गैस जो है वो लीक कर गई थी, तो जो दिल्ली का ही केस है, तो ये जो लीक करने के बाद जो है डेथ हो गई थी और बहुत सारी इंजरी हो गई थी। वहाँ पर जो श्री राम फर्टिलाइज़र्स थे उन्होंने ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को रखा गया कि ये जो है वो हमारी वजह से नहीं हुआ है, और उन्होंने क्या कहते हैं सारे एफ़र्ट्स वगैरह करे। तो लेकिन जस्टिस भगवती ने ये कहा कि आज के टाइम में जहाँ पर हम उसको वो क्या कहते हैं सोसाइटी जो है वो ग्रो कर रही है, और ऐसे में हम हैज़ार्डस चीज़ें, देखिए नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे नुकसान है, तो हैज़ार्डस चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जब आप इतना पैसा लगा के एक इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर जब आप एक प्राइवेट जो है आप क्या कहते हैं उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, तो अगर इन केस कभी भी कोई भी डैमेज हो जाता है तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो जिस तरीके की यानी कि श्री राम फर्टिलाइज़र्स की तरह ही जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि कोई भी अगर डैमेज अराइज हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है तो उन्हें फुल्ली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा विदाउट द एक्सेप्शन। क्योंकि आप जो हैं वो क्या कहते हैं आप जो हैं हैज़ार्डस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री को ला रहे हैं, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई करना भी आपका काम है। और साथ के साथ जब आप उस इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाते हैं तो आपको डैमेजेस के लिए पैसा देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस भगवती ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, जहाँ पर आप नेग्लिजेंट भी नहीं है, जहाँ पर आपके इंटेंशन भी नहीं है, आपने एफर्ट्स भी पॉजिटिवली रखे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इंजरी हो जाती है देन यू आर फुल्ली एंड एब्सोल्युटली लायबल फॉर द पर्टिकुलर डैमेज। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में किस तरीके से नो फॉल्ट लायबिलिटी को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।